नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल रॉयल राजस्थान डायरीज में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आग भड़क रही थी। सीमाओं पर गोलियां चल रही थी, लेकिन एक और युद्ध था जो परछाइयों में लड़ा जा रहा था। एक ऐसा युद्ध जिसने बंदूक नहीं बल्कि दिमाग हथियार थे, और इसी युद्ध का सबसे खतरनाक योद्धा था रविंद्र कौशिक, एक ऐसा भारतीय जासूस जिसने पाकिस्तान की सेना में मेजर बनकर वर्षों तक भारत का गुप्त सूचनाएं भेजी, जिसे भारत की खुफिया एजेंसी ने नाम दिया ब्लैक टाइगर। लेकिन जिस देश के लिए उसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, उसी देश में उसका नाम दशकों तक गुमनामी में खोया रहा। आज यह कहानी है भारत के सबसे साहसी और रहस्यमयी जासूस की, रविंद्र कौशिक की। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्री गंगानगर शहर में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया रविंद्र कौशिक। उसके पिता भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे। बचपन से ही रविंद्र बेहद बुद्धिमान और आत्मविश्वासी थे। उनका अभिनय का शौक था। स्कूल और कॉलेज के कार्यक्रमों में वे अक्सर मंच पर दिखाई देते थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि यही अभिनय एक दिन उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन पर ले जाएगा। 1970 के दशक की शुरुआत रविंद्र कौशिक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन वे एक नाटक में हिस्सा लेते हैं। नाटक का विषय था एक भारतीय सैनिक द्वारा दुश्मन देश में घुसपैठ। रविंद्र का अभिनय इतना शानदार था कि दर्शकों में बैठे कुछ लोगों की नज़र उन पर टिक गई। ये कोई साधारण लोग नहीं थे, ये भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के अधिकारी थे। उन्होंने महसूस किया कि यह युवक कुछ असाधारण कर सकता है। यहीं से शुरू हुई रविंद्र कौशिक की दूसरी जिंदगी। रॉ ने रविंद्र को एक विशेष मिशन के लिए चुना। उन्हें दिल्ली बुलाया गया। परिवार को बताया गया कि वे सरकारी नौकरी के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। अगले 2 वर्षों तक रविंद्र को ऐसी ट्रेनिंग दी गई जो किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। उन्हें उर्दू सिखाई गई, इस्लाम धर्म की गहरी जानकारी दी गई, पाकिस्तान की संस्कृति, भाषा, इतिहास और सेना की संरचना पढ़ाई गई। उनकी पहचान पूरी तरह बदल दी गई। यहाँ तक कि उनका खतना भी कराया गया ताकि किसी को शक ना हो। धीरे धीरे रविंद्र कौशिक खत्म हो रहे थे और जन्म ले रहा था नबी अहमद शाकिर। साल 1975 मिशन शुरू हो चुका था। रविंद्र भारत छोड़कर पाकिस्तान पहुंचे। अब वे भारतीय नहीं थे, वे थे नबी अहमद शाकिर। उन्होंने पाकिस्तान के कराची विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने कानून की पढ़ाई शुरू की। कई वर्षों तक उन्होंने इतनी सावधानी से अपनी पहचान छिपाई कि किसी को कोई शक नहीं हुआ। पढ़ाई पूरी होने के बाद रविंद्र ने पाकिस्तान सेना में आवेदन किया। उनकी प्रतिभा और योग्यता को देखकर उन्हें सेना में जगह मिल गई। धीरे धीरे वे पदोन्नति पाते गए और आखिरकार वे पाकिस्तान सेना में मेजर बन गए। एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना में मेजर, यह भारतीय खुफिया इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। 1979 से 1983 तक रविंद्र ने भारत को सैकड़ों महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी। पाकिस्तानी सेना की तैनाती, युद्ध परियोजनाएं, हथियारों की जानकारी, सीमावर्ती गतिविधियां, उनकी सूचनाओं की वजह से भारत को रणनीतिक बढ़त मिली। कहा जाता है कि उनकी जानकारियों में हजारों भारतीय सैनिकों की जान बचाई। रविंद्र के काम से भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी प्रभावित हुई। उन्हें एक विशेष उपाधि दी गई, ब्लैक टाइगर।
यह सम्मान किसी भी भारतीय जासूस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। लेकिन रविंद्र के जीवन का सबसे कठिन दौर अभी बाकी था। पाकिस्तान में रहते हुए रविंद्र ने एक स्थानीय महिला अमानत से विवाह किया। उनकी एक बेटी भी हुई। अब वे केवल जासूस नहीं थे, वे पति और पिता भी थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा एक राज छिपा था। वे जानते थे कि उनकी असली पहचान सामने आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। 1983 भारत ने एक और एजेंट को पाकिस्तान भेजा। उस एजेंट का नाम था इनायत मसीह, लेकिन वह पकड़ा गया। पूछताछ और यातनाओं के दौरान उसने कई रहस्य निकलवा लिए गए और इसी के साथ पाकिस्तान को पता चला कि नबी अहमद शाकिर वास्तव में रविंद्र कौशिक है। रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर जासूसी का आरोप लगाया गया, उन्हें महीनों तक यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने भारत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। उनकी बहादुरी आज भी खुफिया जगत की मिसाल मानी जाती है। 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। बाद में इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया, लेकिन जेल की ज़िंदगी किसी मौत से कम नहीं थी। वे एक जेल से दूसरी जेल भेजे जाते रहे। बीमारियां बढ़ती, कोई इलाज नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई देश नहीं। जेल में रहते हुए रविंद्र ने अपने परिवार को कई पत्र लिखे। एक पत्र में उन्होंने लिखा, अगर अमेरिका अपने जासूसों को नहीं भूलता तो भारत ने मुझे क्यों भुला दिया। यह शब्द उनके दर्द को बयां करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए सब कुछ खो दिया, लेकिन बदले में केवल खामोशी मिली। 21 नवंबर 2001 पाकिस्तान की मुल्तान जेल में रविंद्र कौशिक की मृत्यु हो गई। कारण था टीबी और हृदय रोग। वे केवल 49 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार पाकिस्तान में ही कर दिया गया। भारत का सबसे साहसी जासूस अपनी मातृभूमि से हजारों किलोमीटर दूर हमेशा के लिए सो गया। आज भी रविंद्र कौशिक का नाम भारतीय खुफिया इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि युद्ध केवल सीमा पर नहीं लड़े जाते। कुछ योद्धा ऐसे भी होते हैं जिनके नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, जो गुमनाम रहते हैं, लेकिन जिनकी कुर्बानियाँ राष्ट्र की सुरक्षा की नींव बन जाती हैं। रविंद्र कौशिक एक बेटा, एक पति, एक पिता, एक सैनिक और सबसे बढ़कर एक ऐसा जासूस जिसने अपने देश के लिए अपनी पूरी पहचान तक कुर्बान कर दी। शायद यही वजह है कि आज भी उन्हें भारत का सबसे महान अंडरकवर एजेंट माना जाता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति केवल शब्द नहीं होता, कभी कभी यह अपनी पूरी जिंदगी खो देता है। अगर आप रविंद्र कौशिक की गिरफ्तारी के बाद उनका जीवन एक ऐसे अंधेरे में प्रवेश कर चुका था जहां वापसी लगभग असंभव थी। उन्हें पहले सियालकोट की जेल में रखा गया, फिर मियांवाली, कोट, लखपत, मुल्तान जैसी कई जेलों में स्थानांतरित किया गया। हर जेल में उनसे एक ही सवाल पूछा जाता था, भारत के लिए कौन काम करता है। लेकिन वर्षों की ट्रेनिंग और देशभक्ति ने उन्हें मजबूत बना दिया था। कहा जाता है कि उन्होंने असहनीय यातनाएं झेली, लेकिन भारत के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं दी। उनकी कोठरी छोटी थी, गर्मी में भट्टी जैसी और सर्दियों में बर्फ जैसी ठंडी। कई बार उन्हें महीनों तक अकेले रखा गया। ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार, ना कोई उम्मीद, सिर्फ दीवारें और सन्नाटा। और उसी सन्नाटे में एक जासूस धीरे धीरे टूट रहा था। भारत में बहुत कम लोगों को पता था कि रविंद्र कौशिक जीवित हैं। उनका मिशन इतना गुप्त था कि सरकारें भी सार्वजनिक रूप से उनका नाम नहीं ले सकती थी। उनका परिवार श्री गंगानगर में उनकी खबर का इंतज़ार कर रहा था। माँ हर त्योहार पर बेटे के लौटने